बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नाइला अली। नाज़रीन, आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने उज़्बेकिस्तान में शंघाई ताउन तंजीम से खिताब किया। इस दौरे में उन्होंने मुख्तलिफ रहनुमाओं से भी साइड लाइन पर मुलाकातें की, जबकि शेख रशीद साहब कहते हैं कि पस पर्दा मफाहमती कोशिशें 15 अक्टूबर तक कामयाब हो सकती हैं, वरना मामलात सड़कों पर चले जाएंगे। जबकि इमरान खान साहब कहते हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ साजिश का जिम्मेदार कौन है, एक और इनारो हासिल करना हुकूमती गिरोह का वाहिद कारनामा है। इस समेत दिन भर जो अहम मौज़ूआत रहे उन पर बात करेंगे। हमारे साथ वीडियो लिंक पर मौजूद होंगे डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। आपको भी सर, वज़ीर आज़म साहब का शंघाई ताउन तंजीम से खिताब और मुतादिद लीडर से उन्होंने गुफ्तगू भी की, मुलाकातें भी की, और शेख रशीद साहब का आज का जो ये बयान है कि पस पर्दा मुफाहमती कोशिशें 15 अक्टूबर तक कामयाब हो सकती हैं, इन दो डेवलपमेंट्स पर मैं आपकी राय जानना चाहूँगी। देखिए जी, पहले ये मुल्की सियासत पे आगे जरा और भी बात करने की, लेकिन दो तीन बातें। एक तो ये है कि इमरान खान साहब जो हैं वो कल 4 सद्दा में फिर एक जलसे से खिताब कर रहे हैं और उसमें उन्होंने कहा है कि मैं मज़ीद कुछ ऐलानात उसमें करूँगा। यानी वो जो अपना प्रेशर है या जो अवाम को साथ लेके वो बाहर आ रहे हैं, चाहे वो रैलीज की शक्ल में हो या चाहे वो आज भी उनकी रैली निकली है, उनकी यूथ की रैलीज जो है स्टूडेंट्स की मुख्तलिफ इलाकों में, इस्लामाबाद में खास तौर पे उन्होंने मोबिलाइज किया हुआ है। और वो इतने शॉर्ट नोटिस के ऊपर उनकी कॉल जाती है, यानी चंद घंटों के नोटिस पे, और लोग जमा हो जाते हैं। और कल उन्होंने 4 सद्दा में उनका कहना यह है कि मैं सालाब ज़दा खान से पहले मुलाकात करूंगा और फिर उसके बाद में 4 बजे जलसे से खिताब करूंगा जी। और इसी दौरान जो है वो आसिफ जरदारी साहब और मौलाना फजलुर रहमान साहब की मुलाकात हो रही है लाहौर में। जरदारी साहब लाहौर पहुंच गए और मौलाना फजलुर रहमान साहब भी लाहौर पहुंच जाएंगे किसी भी वक्त, जो इतलात है। और इसमें जो दिलचस्प बात यह है कि थोड़ा सा शहबाज शरीफ साहब का जो प्लान है वो शायद आगे पीछे हो जाए, मुमकिन है। और उसमें इस तरह से हो जाए कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो पहले समरकंद से वापस आने के बाद ये भी हो सकता है कि वो इस्लामाबाद लैंड करें, और ये भी हो सकता है कि वो लाहौर लैंड कर जाएं। और ये जो उनका मुख्तसर सा क़याम है पाकिस्तान में, इस क़याम के दौरान शहबाज शरीफ साहब जरदारी साहब और मौलाना फजलुर रहमान साहब से मुलाकात करेंगे और फिर उसके बाद वो बरतानिया जाएंगे, जहां पर उनकी 18 तारीख को एक तो मलका जो आंजहानी मलका एलिज़ाबेथ दोम, उनकी आखिरी रस्मात में शरीक होंगे, और फिर वो नवाज शरीफ साहब से भी उनकी मुलाकात होगी। और ये मुलाकात जो है, उस मुलाकात से पहले उनकी यहाँ पर गालिबन जरदारी साहब से और मौलाना फजलुर रहमान से ये भी हो सकता है कि वो एक ही मुलाकात हो, और ये भी हो सकता है कि दोनों शख्सियात से अलग अलग मेरा मुलाकात करें वो, और उसके बाद वो मुलाकात तीनों रहनुमा एक साथ कर लें और फिर उसके बाद वो लंदन जाएं। और ये मुलाकात इसलिए है क्योंकि बहुत सी बातें जाहिर है कि टेलीफोन पर या व्हाट्सएप पर या जूम वगैरह के थ्रू या वीडियो लिंक के थ्रू नहीं हो सकती। तो ये वो बातें होंगी जो ज़बानी बातें कही जाएंगी, और ये एहतियात रखे कि आसपास उसकी बात बाहर ना जाए। और फिर उसके बाद जो है वो लंदन जाके फिर वो जो भी दोनों शख्सियात का मशवरा होगा या इनपुट होगा वो जाके वो नवाज शरीफ साहब से डिस्कस करेंगे। सही, ठीक। अच्छा, ये तो यानी इसका मतलब ये है कि अगले 2-4 दिनों में हमें कुछ वाइब्स आनी चाहिए हुकूमत की जानिब से, या शहबाज शरीफ साहब की या नवाज शरीफ साहब की जानिब से, कि उन्होंने किस तरह से क्या फैसला किया। एक तो ये है कि क्या पंजाब हुकूमत वो इस वक्त लेना चाहेंगे या बगैर लिए पंजाब हुकूमत, क्योंकि पंजाब हुकूमत को अगर वो छेड़खानी करते हैं या वो हटाते हैं इस मरहले पे, मेरा ख्याल है, बहुत से लोग कह रहे हैं कि पंजाब हुकूमत को शायद वो नवाज शरीफ साहब चाहें कि वो पहले ले लें पंजाब हुकूमत। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि इमरान खान साहब जो सड़कों पे मौजूद हैं और जो इस वक्त उनके अवाम के दरमियान और जो जिस तरह जल्द से जल्द, उसमें अगर पंजाब के अंदर ऊपर नीचे मामला होता है तो उसके नतीजे में हिजान और बढ़ेगा, वो भी कुछ स्टेबिलिटी नहीं आएगी। ठीक है,
और स्टेबिलिटी नहीं आएगी तो उसके नतीजे में जाहिर है कि मईशत हमारी जो है वो पहले ही दगरगूं है बिल्कुल। और डॉलर जो है वो बिल्कुल ही हाथ से निकल चुका है और वो मईशत मुझे नहीं पता कि मिफ्ता इस्माइल साहब जो है वो उसको किस तरह से देख रहे हैं मामलात को। यकीनन वो परेशान होंगे और इससे कतई नज़र कि वो कभी कभी अच्छा मैं वैसे ऑन अ लाइटर नोट आपको एक बात बताऊं कि दो शख्सियत ऐसी हैं, ये ऑन अ लाइटर नोट ये मैं बात कर रहा हूँ कि दो शख्सियत ऐसी हैं कि अगर आप उनको मुस्कुराता देखें तो ये समझ जाएंगे वो बहुत ज़्यादा परेशान है। एक तो मिफ्ता इस्माइल साहब हैं, वो हमें पता ही है कि जब वो महंगाई की कोई खबर सुनानी होती है तो वो अक्सर वो मुस्कुरा जाते हैं, ऐसे हम बात कर चुके हैं। लेकिन दूसरी एक और शख्सियत भी ऐसी है कि अगर आपको वो बहुत, और ये मैं ऑन अ लाइटर नोट बात कर रहा हूँ, उनसे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, वो माइंड ना करें इस बात को, लेकिन मैं आपको एक फैक्ट बताने लगा हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग। हमारे इंतहाई मोहतरम दोस्त हैं फरूक नसीम साहब जो वजीर कानून भी रहे, वो भी अगर आपको बहुत ज्यादा हंसते नजर आए ना, हंसते नजर आए बहुत ज्यादा, मतलब चलते हुए हंस रहे हैं, बैठे हुए हंस रहे हैं, खाना खाते हुए हंस रहे हैं, अगर वो हंसते हुए नजर आए बहुत ज्यादा तो समझ जाएंगे वो बहुत परेशान है। ये जो है ये दो शख्सियात को मैंने, फरूक नसीम साहब खास तौर पे, और वो बहुत ज्यादा अगर खुशी नजर आ रही है ना तो समझ जाएंगे टेंस हैं, इस वक्त मामला कोई गड़बड़ है, ठीक है। और दूसरे जो है हमारे फरूक नसीम साहब और मिफ्ता इस्माइल साहब, और लाइटर नोट माजरत के साथ दिल आजारी ना हो, लेकिन चूंकि उनसे एक ताल्लुक है तो मेरे ख्याल से वो इस पर नाराज नहीं होंगी। बहरहाल अच्छा, तो उसके बाद ये मईशत के जो हालात हैं, स्टेबिलिटी तो नहीं आएगी अगर पंजाब हुकूमत भी तब्दील होती है। और एमक्यूएम जो है वो अपनी तरफ से ये बात कह चुकी है कि वो उनके कारकुनों के साथ जो कुछ हो रहा है कराची में वो उसके ऊपर कह चुके हैं कि हुकूमत छोड़ देंगे, वजारतें नहीं छोड़ेंगे। वो प्रेशर बिल्ड हो रहा है, बाप पार्टी भी खुश नहीं है और यहाँ पर एक मजमूई तासुर बन गया है जो यकीन शहबाज शरीफ साहब को उसका अंदाजा है कि हुकूमत नहीं चल पा रही आगे, ठीक है। और 70 रख लें या 200 रख लें अरकान को, वो शहबाज शरीफ साहब से ये गवर्नमेंट नहीं चल पा रही, जल्द या बदेर इनको डिसॉल्व करने के लिए इस हुकूमत को जाना पड़ेगा। हालात ऐसे हैं, हालात का जबर जो है वो एक तरफ फास्ट लेके जा रहा है। और ये बात मैं पहले भी कही थी कि उनके जहन में कहीं है कि मुझे आगे जाके शायद ये लंबे चौड़े अरसे तक जो है असेंबली जो 1 साल बढ़ाना मुद्दत, ये वो सारा ये मंसूबे सारे खत्म हो गए हैं, ये अभी कहीं नहीं है। अच्छा, तो एक तो बात ये होगी। दूसरी जो बात है वो ये है, तो अगले चंद दिनों में ये बात क्लियर हो जाएगी और मामला इसमें तसादुम की तरफ भी जा सकता है। ये बातचीत की जो कोशिश है कामयाब भी हो सकती है, लेकिन मामला तसादुम की तरफ भी जा सकता है, क्योंकि इमरान खान साहब जो हैं वो यानी जो उन्होंने बातें कर दी हैं, कह दी हैं, वो मेरा ख्याल है कि उसके बाद अब उसके नताइज ही उनको चाहिए, ठीक है। और वो ये है कि आप जल्द से जल्द इलेक्शन का ऐलान करें, और जल्द से उनकी मुराद ये है कि मार्च तक इलेक्शन का ऐलान करें, मार्च में ही करवाएं, मतलब मार्च से पहले करवाएं, मार्च में जो है वो एज अ प्राइम मिनिस्टर वापस आ जाएं, 2/3 मेजोरिटी है उससे ज्यादा जो उनका ख्याल है। और अब ये जो इशू है इसमें 2 इश्यूज आ गए, एक तो इलेक्शन करवाएं, हुकूमत जाए इलेक्शन करवाएं, फिर उसमें एक्सटेंशन हो, फिर उसके बाद जो है जो भी इलेक्शन है हो उसमें वही जीतें, और फिर वो जीतने के बाद जो है वो, क्योंकि वही जीतेंगे तो वो नया आर्मी चीफ अनाउंस करें मार्च में। तो ये इमरान खान साहब इसके ऊपर जो है वो बिल्कुल कोई लचक दिखाने को तैयार नहीं है, बल्कि उन्होंने, आप समझें कि बादल नाख्वास्ता ये बात भी कबूल की है, और इस बात को भी कहीं दिल से उन्होंने कबूल नहीं किया, लेकिन बस उन्होंने कहा ठीक है कि ये करें, इससे कम मैं बात नहीं सुनूंगा। और वो उसके इन सारी मुलाकातें और पेशरफ्त और दरमियान इसी दौरान उन्होंने कहा है ना कि मैं सितंबर के अंदर ही इस्लामाबाद आऊंगा और बंद करूँगा। अच्छा, हुकूमत तैयारी कर रही है, एक तरफ तो ये कि वो जाहिर है कि बेचैनी या गड़बड़, खैबर पख्तूनख्वा के हालात आपके सामने, सैलाब आया हुआ है लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से, तो मतलब है कि अब इस पूरी डेंगू फैल रहा है, बाकी इश्यूज हैं सारे, तो हुकूमत नहीं चाहेगी कि इन हालात के अंदर मजीद अफरा तफरी फैले। और इमरान खान साहब सड़कों पे हैं, वो तो मतलब कह रहे हैं कि मेरा अवाम के साथ रब्ता है, और एक दबाव इमरान खान साहब डालने में भरपूर अंदाज में कामयाब हो गए, जिसके नतीजे में आप देखें ना कि मतलब बहुत से मामला तो आप कहते हैं कि जी कोई डील हो गई है, पस पर्दा मुफाहमत हो गई है, लेकिन मसला ये है कि उससे हटके दबाव भी तो एक है ना, दबाव काम कर रहा है। बहुत सी शख्सियात मुख्तलिफ जगहों पे हैं, तो वो मतलब कहती हैं कि भाई हमने आगे जाके कहीं सोशलाइज करना है, कहीं दावतों में जाना है, कि मुल्क से बाहर जाना है, तो ये तो मतलब बड़ा मसला हो जाएगा। खान साहब तो नाम लेते हैं और स्टेट बात करते हैं, छोड़ते नहीं है।
तो वो जो है वो एक दबाव में तो मुख्तलिफ शख्सियात अपने आप को महसूस कर रही हैं जो कि मौजूद हैं इस्टेब्लिशमेंट से हट के भी, जैसे इलेक्शन कमीशन है या इवन अदालतों तक में आपको महसूस होगा कि खान साहब एक हद तक बात करते हैं, उसके बाद वो वापस आते हैं वहां से और वो कहते हैं कि नहीं मेरा तो ये कहना का मकसद नहीं था, लेकिन ये कि इस दौरान वो दबाव डालने में कामयाब हो जाते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर तो इशू ये कि इमरान खान साहब कहते हैं कि अवाम मेरे साथ है, ठीक है ना, और अवाम का मैं दबाव, अवाम के साथ मैं दबाव डालूंगा, तो ये जो मामला है ये वो कह रहे हैं ड्राइंग रूमों का फैसला और ये सारी बात। अच्छा, उधर शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनका ये जो दौरा हुआ है समरकंद का दौरा, ये शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो इजलास है ये बड़ा अजब इजलास हुआ है, ठीक है, बहुत ही अजब इजलास हुआ है। पहली बात तो ये है कि इस इजलास के अंदर जो है वो जनाब मोदी को साथ वो खड़े थे, शी जिनपिंग, प्रीमियर शी जिनपिंग और प्राइम मिनिस्टर मोदी साथ खड़े थे। दोनों के चेहरों पे ना मुस्कुराहट थी और ना दोनों ने हैंडशेक किया, मुसाफिया किया, ठीक है। चीन के सदर ने भी और भारत के वजीर आजम ने ना हाथ मिलाया और ना एक दूसरे की तरफ देखे, कोई मुस्कुराहटों का तबादला हुआ। मुलाकात तो दूर की बात है, मुलाकात तो हुई नहीं, ठीक है। अब दूसरे जो मामला हुआ वो ये कि प्राइम मिनिस्टर मोदी और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ एक ही तस्वीर के दो अलग अलग कोनों पे खड़े हैं और उनके दरमियान भी ना मुलाकात हुई और ना उनकी बातचीत हुई। अच्छा, अब यहां पर मेरा ख्याल ये है कि जो यानी शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन में मुझे नहीं पता कि इंडिया क्यों मौजूद है। मतलब मैं यहाँ पे आके अपनी जो है वो थोड़ा सा यानी बेबसी महसूस करता हूँ, तो कमेंट देना कि इंडिया ने शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन में आके क्या हासिल किया, इस फोरम में क्या है। क्योंकि चाइना के साथ जब हैंडशेक ही नहीं हुआ और चाइना के साथ वो डिसएंगेजमेंट और वो जो डी-एस्केलेशन, वो भूल जाएं उस चीज को, ठीक है, वो कोई वजूद नहीं रखती, वो अपनी जगह इंडिया की जमीन के ऊपर ही बफर बना हुआ है और इंडिया की जमीन ही गई है चाइना की तरफ। तो ईरान के साथ तो इंडिया के पहले से ताल्लुकात थे, ईरान के साथ तो पहले से उनके ताल्लुकात थे, और ये चाबहार और ये सारा ही तो शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बहुत ज्यादा फाल होने से पहले भी उनके मामलात ईरान के साथ ठीक थे। उसके बाद वस्ती एशिया के जो मुल्क हैं उनके साथ भी उनके ताल्लुकात तो सोवियत दौर से हैं और सोवियत यूनियन के साथ रशिया के ताल्लुकात भी उनके कोल्ड वॉर के दौर से हैं। तो आखिर ऐसी क्या चीज है जो इंडिया को आके इस फोरम में मिली है, शंघाई कॉरपोरेशन? कनेक्टिविटी ये कनेक्टिविटी की तो छोड़ देना, ये तो वो चाइना बात कर सकता है, पाकिस्तान बात कर सकता है, अफगानिस्तान बात कर सकता है, रशिया बात कर सकता है और वस्ती एशिया के मुल्क कर सकते हैं। इंडिया की कनेक्टिविटी कैसे बनती है वस्ती एशिया के साथ? तावक्त ये कि ईरान उनके साथ आ जाए और ईरान जो है वो चाबहार को एक्टिव करके फिर अफगानिस्तान के थ्रू वो वस्ती एशिया तक जाए, और ईरान जो है वो शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का में शामिल होने के बाद क्या चाइना को ना कर सकता है? किसी मरहले पे नहीं कर सकता। और क्या ये जो जंग छिड़ी हुई है यूक्रेन की, जिसमें यूक्रेन को अब काफी यूक्रेन के पास इलाके आ भी गए हैं, वो कह रहे हैं कि हमारे पास इलाके आ भी गए हैं, जो लियोनसेक का इलाका है और बाकी जो जनूबी यूक्रेन के इलाके हैं वहां पे मारामारी चल रही है, और यूक्रेन की फौज जो है वो कह रही है कि हमने कुछ इलाके वापस लिए हैं रशिया से। तो वो जो इलाके वापस लिए हैं, ये जो जंग है यूक्रेन की, ये ऊपर जाए नीचे जाए, इसका अल्टीमेट जो फायदा अगर किसी को हो रहा है तो चाइना को हो रहा है, ठीक है ना। चाइना ने अपनी थोड़ी नाखुशी भी जाहिर की कल की जी, उन्होंने डिस्टेंस भी किया प्रेसिडेंट पुतिन से कि जी हम, प्रेसिडेंट पुतिन ने भी कहा कि जी, लेकिन इसका फायदा चाइना को हो रहा है, असल प्लेयर चाइना है। तो ये जंग अगर रशिया के हाथ से कुछ इलाके निकल भी जाते हैं, जंग लंबी हो जाती है, प्रॉब्लम्स आती हैं, तो उसमें चाइना को फायदा है। चाइना जो है ये शंघाई कॉरपोरेशन हो गया, चाइना के लिए कोई इशू नहीं है। और ये चाइना जो है ये वस्ती एशिया में ये टैंग डायनेस्टी जो थी उसके बाद सबसे ज्यादा मजबूत हुआ है। 618 से जो 906 या 907 तक थी, तो टैंग डायनेस्टी के बाद ये सबसे ज्यादा वस्ती एशिया में जो है वो चाइना मजबूत हुआ है। अच्छा, तो उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो सेंट्रल एशिया का पूरा, अच्छा सेंट्रल एशिया में क्या है अब आप ये देखें, यानी चाइना कहां पर आया है, ये सेंट्रल एशिया क्या है, शंघाई कॉरपोरेशन क्या है। शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन में वो मुल्क हैं जो कभी या तो ईरान का हिस्सा रहे तारीख में, या वो इलाके हैं जो कभी सल्तनत उस्मानिया का हिस्सा रहे, तुर्क कबाइल, या वो इलाके हैं जो कभी ज़ारे रूस के अंडर रहे हैं या सोवियत यूनियन के अंडर रहे हैं। चाइना के अंडर तो ये टैंग डायनेस्टी में थे बहुत पहले, ठीक है ना, जहां पे उनके शिंगजांग से आपको मिलते हैं सुराग और वहां पे कल्चर भी आपको एक जैसा मिलता है। और ये बाकी तो ये बहुत से इलाके तो ईरान, और ये जो ग्रेट गेम
जो किपलिंग ने लफ्ज इस्तेमाल निकाला था ग्रेट गेम का 19वीं सदी में, तो उस वक्त उसने रूस और बरतानिया के दरमियान यहाँ पे रखा था ना ग्रेट गेम, कि यहाँ पे खनाइट्स हैं और ये ग्रेट गेम हो रहा है रशिया और ब्रिटेन के दरमियान। तो उस वक्त तो चाइना नहीं है दरमियान में कहीं भी, और उससे पहले भी बहुत पहले भी चाइना नहीं है, तो और उसके बाद भी बहुत चाइना नहीं है, सोवियत यूनियन का इलाका था सारा। तो ये यहाँ पर चाइना समझे कि ये पूरा इलाका जो है अब वस्ती एशिया का, ये चाइना के बाद और खासतौर पे अफगानिस्तान से अमरीकी फौजियों के इनखला के बाद, उससे पहले तो अमेरिका का बड़ा इंटरेस्ट था। यहाँ पे ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इधर उधर बेसिस बन रही थी, एयरपोर्ट बन रहे थे, अफगानिस्तान की सरमायाकारी आगे पीछे ये वो, तो वो सारा का सारा जो है वो यहाँ से तो गायब हो गया। तो चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है, ठीक है। अब इशू ये है कि यहाँ पर ये जो मैसेज गया है कि जिसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं वो अब नहीं है चाइना के साथ, और यहाँ पे ब्रेक थ्रू भी नहीं हुआ, कोई बात भी नहीं हुई। और प्रीमियर शी जो है उन्होंने वो जो इससे पहले जो रात को जो खाना वाना था जिसमें प्रेसिडेंट, जिसकी तस्वीर आई हुई है शहबाज शरीफ साहब, और वो जो सोशल मीडिया पे बड़ा इशू चल रहा है, उसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी भी नहीं है, उसमें शी जिनपिंग भी नहीं है, उसमें पुतिन है, उसमें रजब तय्यिप एर्दोगान है, उसमें अच्छा, तो प्राइम मिनिस्टर मोदी की 2 मुलाकातें नहीं हुई, यानी प्रीमियर शी से नहीं हुई और शहबाज शरीफ से नहीं हुई। शहबाज शरीफ साहब की मुलाकातें शी जिनपिंग से भी हो गई और पुतिन से भी हो गई और बाकी सारे लोगों से भी हो गई, इब्राहिम रईसी से भी हो गई, तय्यिप एर्दोगान से भी, सबसे हो गई। अच्छा, तुर्की के सदर की मुलाकात हो गई प्राइम मिनिस्टर मोदी से, लेकिन दोनों के ताल्लुकात अच्छे नहीं। हम जानते हैं कि तुर्की का एक पॉइंट ऑफ व्यू है कश्मीर के हवाले से और इंडिया के हवाले से, लेकिन बहरहाल वो अलग सेलेक्ट हो गई दोनों की। अच्छा, लेकिन इसमें जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि इसमें अब यहाँ से तुर्की के सदर भी निकल जाएंगे बरतानिया, और बरतानिया में मलका की आखिरी रसूमात हैं 18-19 तारीख को 19 को, और वहाँ पर जो है वो उनका जो जज्बे खाकी है वो लंदन लाया जा चुका है। अच्छा, मैं उसके हवाले से एक से बात यहाँ पे बता दूँ मलका के हवाले से, मलका एलिजाबेथ II के हवाले से, कि जो उनका अगर हम देखें ना कि जब उनका ताबूत लाया जा रहा था और रखा जा रहा है, और उसमें मुख्तलिफ हमें शख्सियात नज़र आ रही हैं, उसमें प्रिंस चार्ल्स नज़र आ रहे हैं, कैमिला नज़र आ रही हैं जो क्वीन एस्कॉट हैं, बाकी एक खातून हमें वहाँ नज़र आ रही है स्याह लिबास में। बहुत से लोग जानते नहीं हैं उस खातून को। वो खातून कभी यूनिफॉर्म में नज़र आती हैं और कभी वो प्रिंस चार्ल्स के दाएं बाएं आगे पीछे अमूमन साथ खड़ी होती हैं प्रिंस चार्ल्स के, और कभी वो गाड़ी में तस्वीर नज़र आती है, कभी वो पीछे चल रही होती हैं। तो वो खातून जो है वो कौन है, ठीक है, वो अगर तस्वीर हम बड़ी करके जरा दिखाएं, लोगों को कंफ्यूजन है कि ये खातून कौन है जो यूनिफॉर्म में है, जो कभी स्याह लिबास में है और कभी जो है वो साथ साथ चल रही हैं। तो ये खातून जो है ये मलका एलिजाबेथ की वाहिद साहबजादी शहजादी एन है, प्रिंसेस एन। अच्छा। और ये जो है इस वक्त इनकी उम्र 72 साल है, शहजादी एन की। सही। और ये मलका का जो ताबूत है उसके, यानी प्रिंस चार्ल्स की ये बहन है छोटी, मलका एलिजाबेथ की वाहिद बेटी जो है वो शहजादी एन है। सही। और ये अपनी वालदा के जाहिर है कि ये बहुत ज़्यादा शाही ख़ानदान के अंदर फ़ाल नहीं है कई सालों से, और उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। बहुत सारी 200-250 चैरिटीज़ हैं जिसको ये रन करती हैं, और ये 1950 में इनकी जब पैदाइश हुई थी तो उस वक्त शाह जॉर्ज थे, मेरी मलका जो है वो, इनकी वालदा जो है वो मलका नहीं बनी थी। और फिर उसके बाद ये हुआ कि इनकी शादी हुई मार्क फिलिप्स के साथ, इनकी शादी हो गई 73 में, और मार्क फिलिप्स ने को, लेकिन फिर ये हुआ कि अर्ल का एक खिताब होता है वो देने की कोशिश हुई, शाही ख़ानदान ने वो नहीं लिया। 1973 में शादी हुई इनकी मार्क फिलिप्स से, इनके अच्छा चूँकि शौहर ने टाइटल नहीं लिया, वो अर्ल का टाइटल EARL, तो उसके नतीजे में ये हुआ कि वो बच्चों, एक बेटी है इनकी और एक इनका बेटा है, तो उनको भी शाही टाइटल्स नहीं मिले, यानी शहजादा या शहजादी इनके बच्चे भी नहीं कहलाते। और फिर उसके बाद ये हुआ कि इनकी अलहदगी हो गई और अपने शौहर से, और फिर इन्होंने एक नेवी कमांडर से शादी कर ली, टिमोथी लॉरेंस, जो अक्सर तस्वीरों में इनके साथ नजर आ रहे हैं। एक और शख्स जो इनके साथ नजर आ रहे हैं बहुत सी तस्वीर में, शहजादी एन के एक तरफ हमें प्रिंस चार्ल्स नजर आ रहे हैं, एक तरफ जो एक शख्सियत नजर आ रही है वो प्रिंसेस एन के शौहर हैं, और वो जो है वो टिमोथी लॉरेंस हैं, और उन्होंने भी टाइटल नहीं लिया शाही खानदान का। तो इसलिए
वो भी जो है वो एक ऑर्डिनरी, तो इसी उसकी वजह से ये शाही खानदान के, चूंकि मलका तो हैं लेकिन बाकी लोगों के पास चूंकि टाइटल्स नहीं है शाही खानदान के, तो उनके बच्चे भी आगे ना शहजादे हैं ना शहजादी हैं। ये अब 16 लोगों के बाद ये मलका बन सकती हैं। 16 जब ये पैदा हुई थी तो तीसरा नंबर था इनका, वो जो कतार होती है, जो लाइन होती है, उसमें तीसरा नंबर था, अब 16वां नंबर इनका हो चुका है। सर ब्रेक का वक्त हुआ है, यही से कंटिन्यू करते हैं। अब आ जाए वापस पाकिस्तान। जी आप अफसल में फिर उसके बाद बात करते हैं। ठीक है नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। जी डॉक्टर साहब, वज़ीर-ए-आज़म साहब के गैर मुल्की दौरों पर आपने बात की, पाकिस्तान की सियासत पर मैं आपसे जानना चाहूँगी। खान साहब इस वक्त काफ़ी मुतहर्रिक नज़र आ रहे हैं। शेख रशीद साहब की जानिब से जो आज बात की गई है कि पस्से पर्दा मफाहमती एक अमल जारी है, सर क्या समझ रहे हैं कि क्या कोई डायलॉग्स ऐसे हो रहे हैं जिसके नतीजे में तमाम सियासी जमातें आपस में बैठें और कोई नतीजा निकालें, या फिर इंतखाबात की तरफ जाएँ जो कि खान साहब चाहते हैं? देखिए मेरी दुआ तो है कि ये मामला जो है अफ़वाम व तफ़हीम से तय हो जाए, लेकिन मसला ये है कि अफ़वाम व तफ़हीम से कैसे तय होंगे, क्योंकि अफ़वाम व तफ़हीम का क्या मतलब होगा इसमें? मतलब क्या शहबाज शरीफ साहब अपनी हुकूमत डिज़ोल्व कर देंगे या उनकी हुकूमत टूट जाएगी, और फिर उसके बाद नवाज शरीफ साहब जो हैं उनकी वतन वापसी का क्या बना? मतलब देखें यहाँ पर एक ट्रस्ट डेफिसिट मौजूद है, बहुत ज़्यादा एतमाद का फुकदान है, और ये वो दौर नहीं है जहां पर आप किसी को ज़बान दे दें तो फिर आप उसी तरह से करें, और ये मतलब कोई भी किसी पर एतबार करने को तैयार नहीं है और करना भी नहीं चाहिए। और वो कहते हैं ना कि नकद दो और उधार बंद है, तो ये वाला हिसाब है इस वक्त। कोई कि जी उसने कहा था, इसने कहा था, ऐसे किया था, उसने तो यूं किया था, फिर अब यूं कर लिया। ये पिछले चंद सालों में जो कुछ हो गया है पाकिस्तान में, उसमें कोई किसी पे एतबार करने को तैयार नहीं कि जी अच्छा तब ऐसे होगा तो वो बीच में आ गया तो वो ऐसे कुछ ना 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 कोई बीच में। जब अमेरिका ने आके मुज़ाकरात करवाए थे उस वक्त नाकाम हो गए थे 2007 के, यानी नाकामी सेंस में हुए थे कि बेनज़ीर भुट्टो साहबा की जान चली गई थी, मुशर्रफ साहब ने इमरजेंसी लगा दी थी, जो कि उसमें ज़ाहिर अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट डिवाइड हो गई थी, तो दो हिस्सों में उनके स्टेट डिपार्टमेंट और डिफेंस डिपार्टमेंट में फ़र्क बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। तो नेगरी पॉन्टे जो हैं और डिक चेनी जो चला रहे थे पाकिस्तान को ज़्यादा देखते थे उनमें, और कॉन्डी राइस में पाकिस्तान के हवाले से, लेकिन उसकी क्रॉस फायर के नतीजे में बेनज़ीर भुट्टो साहब की जान चली गई थी। अब मसला ये है कि मुशर्रफ साहब भी चले गए थे पावर से अल्टीमेटली, और अमेरिकन का ख्याल ये था कि दोनों मिलकर काम करेंगे, बेनज़ीर भुट्टो साहब और मुशर्रफ साहब, लेकिन होता कुछ और है। फिर जो है ना वो जो, तो इस वक्त तो कोई भी नहीं है दरमियान में आके, मुझे बताया ना कौन किसी गारंटी लेगा, कौन किसकी कि ये उस तरह करेगा तो ऐसे होगा तो ऐसे होगा, तो ऐसा ना ना ना। ये सारे मामला जो है पिछले चंद सालों में इतने बिगाड़ की तरफ गए हैं कि कोई किसी पे एतबार करने को तैयार नहीं है। मतलब इमरान खान साहब को मिसाल के तौर पे इमरान खान साहब ये कहते हैं कि जी अच्छा मतलब उन्होंने जैसे एक्सटेंशन वाली बात की, ठीक है, तो उसके ऊपर अगर रिस्पांस नेगेटिव आता है और वो जो है वो किसी और का ऐलान कर देते हैं शहबाज शरीफ साहब या नवाज शरीफ साहब, तो फिर क्या होगी सूरत हाल, और वो कब करेंगे? वो उसी वक्त करेंगे या उससे पहले करेंगे? इमरान खान तो कह रहे हैं फौरी करो, वरना मैं इस्लामाबाद तो घेरने जा रहा हूँ, ऐलान अभी करो। नवंबर का ऐलान नहीं, मैं तो अभी गिराने लगा हूँ हुकूमत, मैं तो अभी घेर रहा हूँ इस्लामाबाद, मेरे मुतालबात नहीं माने गए तो वो जो है वो प्रेशर बिल्ड कर रहे हैं कि ऐलान जल्दी करो, यानी नवंबर का ऐलान जल्दी करो, नवंबर से पहले करो, सितंबर में नवंबर का डिसाइड करो। अच्छा, और उसके साथ ही असेंबली डिसॉल्व करो और जाओ, और साथ ही एक्सटेंशन। ये वाला अब नवाज शरीफ अगर ये करते हैं इस वक्त, आप जरा तसव्वुर करें ना, वॉर गेमिंग करें कि नवाज शरीफ साहब ये करते हैं कि अच्छा शहबाज शरीफ साहब तू घर चला जा बेटा, और ऐसा है कि एक्सटेंशन वाली बात पे उससे भी मान जाते हैं, और फिर अगला इलेक्शन जब होगा, जब इमरान खान 2/3 लेकर आ जाएगा तो फिर वो अच्छा, और फिर जिनको एक्सटेंशन दी जा रही है वो क्या कहेंगे, एक मिनट ठहर जाए, क्या इमरान खान आएगा और ये गारंटी इमरान खान को दी जाए कि आप ही ने आना है और फिर आके आपने अपॉइंट करना है आर्मी चीफ को, ठीक है ना, आप आके अपॉइंट करेंगे और हो सकता है आप किसी और को करें और किसको करें खुदा जानता है। अच्छा, क्योंकि अप्रैल में ज़ाहिर है रिटायरमेंट्स हैं और भी जी, तो इमरान खान साहब ने इसीलिए शायद मार्च की तारीख रखी है कि इमरान खान साहब चाहते हैं कि मार्च के अंदर ही वो इलेक्शन होके जो भी गवर्नमेंट है उनकी बन जाए, एक तासुर है। अच्छा, तो जो गलत भी हो सकता है मुकम्मल तौर पे, तो इमरान खान साहब देखिए, क्योंकि मार्च का महीना देने की कोई वजह है।
अब क्या ये जो सारा मामला है इसके ऊपर नवाज शरीफ साहब कहेंगे कि एक मिनट, ये वो कह रहे लेवल प्लेइंग फील्ड। उन्होंने कल भी कहा कि हमें कोच जो है वो, जो मरीम नवाज साहब ने बात की, बड़ी अहम बात है कि कोच कौन है। कोच अगर साथ ना हो तो ये मामला हल हो जाए। कोच कौन है ये एक सवाल है। और इसमें जब इतनी बदएतमादी हो कि देखिए इसमें अपने आप को कॉर्नर महसूस कर रही है इत्तेहादी हुकूमत। ये हुकूमत कई वजूहत की, वो तो मैन मेड क्राइसिस अपने मत्थे ले लिया तो वो पड़ा हुआ मत्थे कि मईशत ठीक हो जाएगी, आटा ये हो जाएगा, फलां हो जाएगा, आगे पीछे दाएं बाएं, चीनी कम कर देंगे तो महंगाई कम कर देंगे। महंगाई तो अब मैंने आपसे कहा ना कि ये तो अब डिस्कशन ही नहीं है, ये अब टॉपिक ही नहीं है कि डॉलर का क्या बनेगा तो महंगाई कैसे खत्म होगी। तो मतलब इसको ये बस से पूछ चला गया, अवाम के मसाइल सारे पीछे चले गए हैं। इशू ये सामने आ गए हैं कि ये इस वक्त, और फिर आप देखें सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के अंदर क्राइसिस पैदा हो रहा है बदकिस्मती के साथ। वहां पर जो है वो जो जज साहिबान है उन्होंने जो है वो खत लिखा है चीफ जस्टिस साहब के बारे में, और ये बहुत ही खौफनाक सी बात है, बड़ी अजीब सी बात है। लेकिन जब इतनी पोलराइजेशन हो जाए माशरे में, जब इतना ज्यादा आप समझे शख्सियात के ऊपर, लोगों पे आपस में दाएं बाएं, तो फिर वो उसका बहुत नुकसान होता है। तो ये एक नुकसान है जो कि रियासत को हो रहा है, मुसलसल हो रहा है और हर सतह पे हो रहा है। अब सवाल ये कि जो फैसले होने हैं जो रियासत ने करने हैं वो या अकाबरीन ने करने हैं, सियासी अकाबरीन ने, एस्टेब्लिशमेंट ने, वो चाहे वो 3 महीने बाद मजीद नुकसान की बात करेंगे या अभी करेंगे, बैठ के बात कर लेंगे। तो जितना डिले कर दे जाएंगे उतनी और मुसीबत, और मुल्क का जो बेड़ा गर्क सत्यानाश होता जाएगा और लोगों का इत्मीनान खत्म होता जाएगा अदारों के ऊपर। और ये बहस में आना और बातचीत होना मुख्तलिफ नाम और जज साहिबान के और बाकी शख्सियात की अच्छा भी नहीं है। इसको कहीं ना कहीं जाके हमने अपने माशरे को एक नॉर्मल माशरे के तौर पे आगे लेके चलना है। तो ये जो कुछ हो रहा है इस वक्त ये ठीक नहीं है, इससे हमें निकलना होगा जल्द से जल्द। और वो निकलने का यही तरीका है कि मुफाहमत हो, मगर किन नुक्तों पे हो, किन नुकात पे हो। ये मैंने आपसे कहा कि अब ये बात क्योंकि बार बार हुकूमत से पूछी जा रही है, तो हुकूमत अब इसके ऊपर कि हमें नहीं पता। जैसे बहुत से मैंने हुकूमती 2-3 शख्सियात से पूछा कि क्या मुलाकात हुई है इमरान खान साहब की किसी शख्सियत ईवान से, तो कहते हैं यार हमने भी सुना है। अब ये हो नहीं सकता कि उन्होंने भी सुना, अगर हुई है तो उनको पता होना चाहिए, नहीं हुई तो भी पता होना चाहिए, और अगर उसके असरात अच्छे निकले हैं तो भी पता होना चाहिए, और अगर वो नाकाम हो गई मुलाकात तो भी पता होना चाहिए। 4 ही ऑप्शन है। तो बात यह है कि वो ऐसे नहीं है कि उनको पता ही नहीं है, उनको अच्छी तरह पता है, पता होना चाहिए। अगर ये बात और डिटेल्स हुकूमत के पास जो है, और मुस्लिम लीग नून की हुकूमत भी है, पीपल्स पार्टी भी है, बाकी लोग भी हैं, मौलाना साहब भी बैठे हैं, वजारतें हैं, ब्यूरोक्रेसी सारी, तो वो ऐसा नहीं है कि उनको इल्म नहीं हो, सारी चीजों का इल्म है। लेकिन सवाल यह है कि हतमी फैसला नवाज शरीफ साहब करेंगे। नवाज शरीफ क्या वही फैसला करेंगे जो कि जरदारी साहब करेंगे? जरदारी साहब का इंटरेस्ट यहाँ पे कुछ हो, मेरा अपना जो ख्याल है जरदारी साहब का इंटरेस्ट ये होगा कि जो इमरान खान साहब का इंटरेस्ट है कि इसको कंटिन्यू किया जाए इसी इस्टेब्लिशमेंट के सारे सिलसिले को, क्योंकि जरदारी साहब के साथ बहुत अच्छा गया है ये जो इस्टेब्लिशमेंट का मौजूदा सेटअप है। जरदारी साहब के साथ अब याद करें ना, इससे पहले जरदारी साहब मुझसे बाहर थे और वो इंटो सीनो वाला वाकया उनकी, तो ये तो जो मौजूदा सेटअप है इसने अगर किसी वाही शख्सियत के साथ अच्छा रहा है, इमरान खान को भी नाराजगी है तो नवाज शरीफ को भी नाराजगी, लेकिन जरदारी साहब वो वाही शख्सियत है जो बाहर से वापस आ गए थे उसके बाद, और फिर उसके बाद सिंध हुकूमत तो उनको कोई मसला नहीं रहा। तो वो तो चाहेंगे कि ये स्टेटस को रहे, इसी तरह से आगे चले मामला। और ये क्या मुसीबत है कि भाई इंतखाबात, सिंध असेंबली, सिंध हुकूमत, क्या मुसीबत, उनके लिए तो एक बहुत अजीब सी सूरत हाल है। तो वो तो कंटिन्यूएशन चाहेंगे, अच्छा, और स्टेटस को चाहेंगे बरकरार रहे। और उसके ऊपर लेकिन मसला ये कि हुकूमत नवाज शरीफ की है। हुकूमत जो है वो जरदारी साहब ने बना तो दिया कि जी आप मेरे वजीर आजम है, आपका नाम शहबाज शरीफ है, लेकिन अल्टीमेटली अब ये बहुत हो गया कि जी जरदारी साहब और शहबाज शरीफ साहब, क्योंकि इसमें जो अल्टीमेट नुकसान किसी का हुआ है वो हुआ है मुस्लिम लीग नून कहते हैं ना, तो नवाज शरीफ से। मुस्लिम लीग शीन नून में से उस कहानी को छोड़ दें, लेकिन बहरहाल ये मुस्लिम लीग नून है। अब नवाज शरीफ साहब का वोट बैंक है, और नवाज शरीफ साहब की साहबजादी जो है वो मरीम नवाज साहब एक हद तक तो कह सकती है ना कि जी मैं इसके फैसलों से नहीं हूँ, और मतलब जैसे कल उन्होंने बात की कि फैसलों से अलग करती हूँ, मुत्तफिक नहीं हूँ, ये वो सारा। लेकिन इसको ज्यादा अरसे तक आप टाल नहीं सकते। मतलब लोग पूछेंगे ना, स्टेट सवाल करेंगे कि भाई एक मिनट ठहर जाएं, ये इशू चल रहे हैं, आप क्या जवाब देना है इसके ऊपर? ना गुस्से से काम चल रहा है। फिर मुख्तलिफ शख्सियात ने मीडिया पर भी आना है, मुसद्दिक मलिक साहब हैं, या एहसन इकबाल साहब हैं, या ख्वाजा आसिफ साहब हैं, मरियम औरंगजेब साहब जब सवाल होंगे वो वापस आ रही हैं, और उनसे बड़े सीधे सवाल होंगे। और वो जाहिर है कि उनका काम है कि वो मीडिया से बात करें, और वो तो अब वो फैसलों का जो है ना वो आ गया है।
और साथ ही इमरान खान साहब अपना प्रेशर बिल्कुल, मैंने डॉक्टर कहा ना, खान 400। साहब, इमरान खान साहब कह रहे हैं कि हुकूमत में जो मुत्तहिदा हुकूमत है इनका कोई इंटरेस्ट नहीं था सिवाय एनआरओ लेने के, जो कि इनको मिल चुका है, और हुकूमत का जो ये सिर्फ इमरान खान एक साहब, इंटरेस्ट था जी, वो एनआरओ ये था। इमरान खान साहब का कहना जी खान है। साहब जी ये बात कर रहे हैं, बिल्कुल। जी। तो इसका मतलब क्या, खान साहब जो बात कर रहे हैं, क्या इससे ये तासुर जा रहा है कि वो ये कहना चाह रहे हैं कि सिर्फ अपने केसेस मुकदमात ख़त्म कराने ये हुकूमत आई थी और वो उनको हासिल हो चुका है मकसद जो वो चाह रहे थे? देखिए, एक तो बात थी ना, सबसे पहले आते ही उन्होंने वो नैब के कवानीन में तरमीम की जिसका फायदा हो रहा है, लेकिन किसी भी वक्त भी वो दोबारा जो है वो नैब दोबारा जाग जाए और वो रेफरेंस दोबारा भेज दे, ये एहतसाब वगैरह का मामला इस तरह हल नहीं होगा। अगर इसमें कोई मामला वाहिद हल होगा, सबसे पहले तो वो होगा मामला, अगर अगर इस इत्तेहादी हुकूमत का मामला है तो वो ये छोटे केसेस नहीं है, वो मामला है नवाज शरीफ साहब की नाअहली खत्म होना, वो असल मामला है ना। आप एक बड़े मामले पे जाएं, ये छोटे मोटे आगे पीछे ये तो जो है वो छोटी, असल चीज ये है कि क्या नवाज शरीफ साहब की नाअहली खत्म होती है कि, और वो वापस वतन आते हैं और आके कैंपेन को लीड करते हैं, या कैसे उनकी उनकी पॉलिटिक्स क्या है। और ये उनके उनके भाई आ गए हैं और वजीर आजम बन गए, और इस दौरान ना वो मुल्क है और ना उनका मीडिया के ऊपर से उनकी गैर एलानिया ठीक है पाबंदी। सर, ब्रेक ले लेते हैं डॉक्टर साहब, आके बात करते हैं यहीं से आपसे। नाज़रीन, एक ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। जी डॉक्टर साहब, सैलाब ज़दगान की बहाली के लिए हमने दुनिया भर से मदद की अपील तो की, लेकिन इस वक्त हुकूमत पर भी इस बात पर तनकीद हो रही है कि हुकूमत के पास कोई वाज़ेह हिकमत अमली नहीं थी कि किस तरह से इन मुतासिरीन की मदद की जा सकती, या कोई एक प्लान नहीं था। जैसे कोविड के दरमियान हमने देखा कि एक बाकायदा स्ट्रैटेजी बनाई गई, उस पर काम किया गया। अभी कहा जा रहा है कि सैलाब ज़दगान की उस तरह से मदद नहीं की गई हिकमत अमली और प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ जैसे होना चाहिए था। मैं आपकी राय जानना चाहूँगी। बात यह है कि कुदरती आफात की तो स्ट्रेटजी नहीं होती पहले तो। अगर कोई सैलाब आ जाए या कोई जल्जला आ जाए या कोविड फैल गया था, तो उसकी तो स्ट्रेटजी पहले नहीं बनाई जा सकती। ये कुदरती आफात हैं, ये हमें समझना चाहिए। और कुदरती आफात की स्ट्रेटजी पहले से नहीं होती, वो अचानक एक मुसीबत आती है और उसके लिए हम जहनी तौर पे तैयार नहीं होते। जैसे हम कोविड के लिए तैयार नहीं थे, जैसे हम जलजले के लिए तैयार नहीं थे, वैसे ही इतने बड़े सैलाबों के लिए, इतनी ज़्यादा बारिशें हो जाएंगी, या जो क्लाइमेट चेंज या जो भी वजूहत हैं, उसके लिए हम तैयार नहीं थे। उसके लिए दुनिया का कोई भी मुल्क तैयार नहीं था। मिसाल के तौर पे कहीं वाइल्ड फायर्स आ जाएं या कहीं और, तो ये कुदरती आफत थी, उसके लिए हम तैयार नहीं थे। और अभी तक शायद हम उसका सही तखमीना भी नहीं लगा सके कि कितना नुकसान हुआ है और उससे हमने कैसे निकलना है। मसला ये है कि जब तक सियासी अदम इस्तेकाम रहेगा, देखिए मरीम नवाज साहबा, मैंने आपसे कल भी बात की कि मरीम नवाज साहबा ने जो कल गुफ्तगू की अपनी, दो तीन बातें उसमें आम, एक तो उन्होंने कहा कि कोच कौन है जो अभी तक, कोच को हटा दें तुम सब। दूसरी बात इन्होंने एक और अहम की कि मैं चाहती हूँ कि पार्टी के ओहदे और हुकूमती ओहदों को अलग कर दिया जाए। ये बात बड़ी अहम है, ये बात बहुत अहम है कि वो उन्होंने कहा कि मैं पार्टी के ओहदों को और हुकूमती ओहदों को अलग कर चाहती हूँ कि अलग हो जाएं। इसका मतलब है मुस्लिम लीग नून की सदारत को वो और वजारत उज़्मा को वो अलग अलग तौर पे देखती हैं। ठीक है कि अगर मतलब ये बड़ी एक इंपॉर्टेंट उनका स्टेटमेंट था कि जो हुकूमती ओहदे हैं उनसे अलग कर दिया जाए पार्टी के ओहदों को। अब इशू ये है, तो क्या वो उनका यकीनन वो सदर बनेंगी या नवाज शरीफ साहब होंगे या क्या होगा मामला, देखना इसमें ये है कि ये आने वाले दिनों में मैंने आपसे कहा ना कि नवाज शरीफ साहब ने फैसला करना है, फैसला अल्टीमेटली फैसला। और नवाज शरीफ साहब एक तो पहले ऐलान कर चुके हैं, यानी जनरल आसिफ नवाज के वक्त उन्होंने 3 महीने पहले ऐलान कर दिया था, असलम बेग साहब के वक्त में वो पहले भी कर दिया था। उन्होंने ऐलान जो है वो ये 12 अक्टूबर 99 जैसा ऐलान भी हो गया था, जिसमें उन्होंने अचानक सरप्राइज सबको ही, और लेकिन जिनको सरप्राइज देना चाह रहे थे उनको सरप्राइज नहीं हुआ था। तो और पाकिस्तान में मैं आपको एक बात बताऊं, पाकिस्तान में जो आर्टिकल 6 वगैरह है ना, ये कमाल की बात है कि कभी मार्शल पे नहीं लगा जी। मार्शल 12 अक्टूबर पे नहीं लगा, इमरजेंसी पे लगा है, मार्शल पे कभी नहीं लगा। हालांकि मार्शल पे भी तो 12 अक्टूबर को अगर मार्शल उस बहरहाल उस बहस में जाए बगैर, मैं सिर्फ ये बात कहना चाह रहा हूं कि अगले चंद दिनों में ये जो है वो इमरजेंसी थी, इमरजेंसी प्लस, लेकिन उसको 12 मार्शल क्योंकि उसमें सजा हुई मुशर्रफ साहब को आर्टिकल 6 पे 12 अक्टूबर को नहीं हुई। अच्छा 12, अच्छा मैं से भी कहना चाह रहा हूँ कि जो भी फैसले हैं, अब देखिए मरियम औरंगजेब साहब वापस आती हैं, मीडिया टॉक्स हो रही हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, हर जगह एक ही सवाल हो रहा है। अब उस सवाल से बहुत ज्यादा देर तक जान भी नहीं छुड़ाई जा सकती, हमें नहीं पता, हमें पता ही नहीं मुलाकात हुई है नहीं हुई,
आप क्या चाहते हैं? वो एक आदमी कह रहे हैं हम देखें वक्त आने पे फैसला करेंगे। भाई वक्त आने पे क्या, इमरान खान साहब ने पहली मुट्ठी खोल दी, तो आप बताएं क्या आपका पॉइंट ऑफ व्यू, नुक्ता नजर। तो वो जो है वो अल्टीमेटली वो कह रहे हैं ना, बक स्टॉप से नवाज शरीफ साहब का जो रिहाइश गया है, कि वहां पर अल्टीमेटली नवाज शरीफ साहब क्या कहते हैं शहबाज शरीफ साहब जी। को, मौलाना साहब का मेरा नहीं ख्याल कि कोई खास इशू होगा। मतलब मौलाना साहब जो है वो इशू जरदारी साहब का होगा, क्योंकि इस करंट इस्टेब्लिशमेंट के साथ जरदारी साहब के ताल्लुकात बहुत अच्छे रहे हैं ना, इमरान खान से भी अच्छे रहे हैं। इमरान खान साहब भी तो बीच में आए और बीच में ही चले गए। जरदारी साहब ने तो मतलब उनकी तो वापसी हुई ना, जो चले गए थे मुल्क से बाहर। तो बात ये कि उनके साथ तो बहुत अच्छा वक्त गुजरा, और अगर वाहिद किसी शख्सियत के साथ अच्छा वक्त गुजरा इस करंट इस्टेब्लिशमेंट का, तो वो जरदारी साहब के साथ गुजरा। तो वो मैंने आपसे बात की ना कि अब ये जो अगले चंद रोज है, इसको इस डिस्कशन को ज्यादा देर छोड़ा भी नहीं जा सकता, क्योंकि इस फैसले की वजह से सियासत, मईशत, इवन अदालती फैसले, इवन इलेक्शन कमीशन, इवन आपके देखिए अक्टूबर में इलेक्शन हो गया, और ये जो अक्टूबर को ऐलान हुआ है, ये तो सारी सीटें पता चला फिर इमरान खान ले गए, फिर इमरान खान ले गए दोबारा ये जो सीटें सारी। तो मुझे पता है फिर हुकूमत कहाँ खड़ी होगी, और फिर लोग कहाँ खड़े होंगे। और अब ये वो दौर तो है नहीं कि जी आप बक्से चोरी करेंगे, ये करेंगे, फलां करेंगे। उससे पहले हुकूमत गिराते हैं पंजाब की, उससे पहले करते हैं, तो मजीद हिजान पैदा होगा। और पंजाब हुकूमत अगर गिरती है, ये मैं आपको बताऊं, पंजाब हुकूमत अगर इस मरहले में गिरती है, तो बराह रास्त वो मरकज डिस्टेबलाइज हो जाएगा, स्टेबलाइज नहीं होगा और डिस्टेबलाइज हो जाएगा। इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने वहां पर पंजाब में धावा नहीं बोलना, उन्होंने धावा इस्लामाबाद में बोलना है जी। तो बात ये है कि, और वो उससे पहले कि जरा सा इमरान खान साहब को फील हुआ कि ये लोग तोड़ रहे हैं, आगे पीछे कर रहे हैं, वो तो मुस्तकिल लोगों में है ना, तो जरा से खबर की 5 लोग इधर मिले, 10 लोग इधर मिले, इमरान खान साहब ने कल कॉल दे देनी है। तो खान साहब तो वो अपने क्या कहना चाहिए, बैठने नहीं दे रहे ना इनको, क्योंकि सुकून के साथ रखा हुआ है भरपूर तरीके से। तो अगले चंद दिनों में, अच्छा उधर वो मैं फिर आपको बताऊं, वो देखें ये दोनों मुल्क मौजूद थे, किर्गिस्तान भी मौजूद थे और के सरबराह भी मौजूद थे एससीओ में, और मौजूद थे ताजिकिस्तान के सरबराह भी, लेकिन दोनों के दरमियान लड़ाई हो रही है फिर दोबारा। अच्छा, और उसी के साथ जो है वो जो आर्मीनिया के, मैंने आपको बताया था आज़रबाईजान के तो सदर आए नहीं वहाँ पे शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में, लेकिन आर्मीनिया के सदर गए हैं वहाँ पे। और आर्मीनिया के सदर जो है उन्होंने, ये मैं 10वीं खबरियां कोट कर देता हूँ, कि उन्होंने मुलाकात की है प्रेसिडेंट प्यूटिन से, जो 13वीं खबर है, प्यूटिन एंड पशियां डिस्कस सिचुएशन ऑन आर्मीनिया आज़रबाईजानी बॉर्डर। और उसके बाद ये तास रिपोर्ट कर रहा है कि पशियां रिपोर्ट 135 कैजुअलिटीज ड्यूरिंग एस्केलेशन ऑफ टेंशन ऑन बॉर्डर विद आज़रबाईजान। तो आज़रबाईजान, आर्मीनिया, पाकिस्तान, यूक्रेन, ये पूरा खित्ता बराह रास्त इन्वॉल्व होता है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। साथ साथ वस्ती एशिया, ये ताजिकिस्तान, आपके जो है वो किर्गिस्तान, ये आर्मीनिया, आज़रबाईजान, यहाँ पर अगर जंगें छिड़ गई हैं, जो छिड़ी हुई हैं इस वक्त, नए महाज खुल गए हैं, बराह रास्त पाकिस्तान पर ग़िज़ा से लेके तेल, ऑयल, हर चीज के ऊपर असर होने जा रहा है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। नाजरीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। मुझे नाला अली को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। जी डॉक्टर साहब, अपने दोस्तों रिश्तेदारों को के लोगों का सब ख्याल रखिएगा।